अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयश सनास, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, ऐसे में जब दुनिया में तीसरी आलमी जंग की दस्तक है और बादल मंडला रहे हैं, तो जो बड़ी पावर्स हैं उनकी नकलो हरकत को कीनली देखा जा रहा है। स्पेशली रशिया और चाइना जिस तरह आपस में राब्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो बयानात दे रहे हैं, इसराइली हमले की मजम्मत कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर अहम। लेकिन दुनिया की सुपर पावर अमरीका या अमरीका का सदर किससे मिल रहा है या क्या बातचीत कर रहा है, वो भी सिग्निफिकेंट है। और ऐसे में जिस मुलाकात का सबसे ज़्यादा डंका बज रहा है वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अमेरिका यात्रा, और उसमें ये एक बड़ी मुलाकात है जिसकी रिपोर्टेडली पहले शेड्यूल की गई थी फॉर 45 मिनट्स, लेकिन ये एक्सटेंड कर दी गई फॉर 135 मिनट्स, यानी 2 घंटे तक ये बातचीत चली गई। ये इतनी अहम थी और कहा जा रहा है कि उसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर इस कदर दिलचस्प थे कि मीटिंग एक्सटेंड करना पड़ी। अब उस मुलाकात में जो शुरका थे वो भी अहमियत के हामिल हैं कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, हमारे DGIS भी हैं, आसिम मलिक साहब भी हमरा थे, आसिम मुनीर साहब के, और दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ थे और मार्को रूबियो थे। और इनके साथ ये 5 लोग उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के अमूर पर बात की गई। और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए। इस एक मुलाकात की बहुत सी डायमेंशंस हैं जिस पे हम आज के शो में बात करने जा रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर तबसरा किया और उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत हाइब्रिड मॉडल को भी टच किया और बताया कि इस मुलाकात की जो इफादियत है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए क्या है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे इस जंग के तनाजुर में ही, और फिर विजिट पे भी हमने बात किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मुलाकात होगी और ऐसे होगी कि 45 मिनट से 135 मिनट तक रिपोर्टेडली चली जाए, और फिर आपको इससे मुलाकात से सरप्राइज हुए या आपको शॉक मिला? 1 2 3 सवाल पूछ लिया आपने। एक ये कि मैं सरप्राइज था कि नहीं, दूसरा ये कि मेन्यू क्या था। वो तो चस्के बात के लिए। ये है कि अच्छा चलो, बात ये है कि यस आई थिंक जब ये अनाउंसमेंट हुई कि जनरल साहब जो हैं वो वाशिंगटन जा रहे हैं और वहाँ उनकी मुलाकात ओवर लंच होगी विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो यस आई थिंक वी वर ऑल सरप्राइज्ड। और शायद हमने जो सिग्नल्स इससे पहले हो रहे थे वो हमने पिकअप नहीं किए, मगर ये बहुत खुफिया तौर पे ये सारे सिग्नल्स भी, सिग्नलिंग तो हो ही नहीं रही थी। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी इसकी तैयारियां तो काफ़ी अरसे से हो रही थी और इनको ये पता था। मैं नहीं समझता दिस इज़ करेक्ट। ये सवाल ये है कि हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि हमारे आर्मी चीफ को मिला जाए, या उनकी तरफ से कुछ पेशकदमी थी कि वी वांट टू मीट विद योर आर्मी चीफ। दिस इज नॉट क्लियर, बट एक तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं अब, उस वक्त नहीं क्लियर थी। एंड आई मस्ट कन्फेस मुझे भी क्लियर नहीं थी। जब DGIS साहब को NSA बनाया गया तो उस वक्त यही कहा गया था कि क्योंकि ये रिटायर होने जा रहे हैं कुछ अरसे के बाद, तो उसके बाद NSA की भी जरूरत पड़ेगी, तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इनको लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ दो राय नहीं थी। इट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने पहले भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तल्लुकात बनाए थे और अच्छे तल्लुकात बनाए थे, और इनकी तारीफें हो रही थी पेंटागन में भी और स्टेट डिपार्टमेंट में भी। मगर ये जब अनाउंसमेंट आई कि FM की प्रमोशन हो रही है आर्मी चीफ की, तो उस वक्त भी सोचा कि हाँ जंग जीते हैं, डिजर्व्स इट, तो कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है, चलो बना दें, वेरी गुड। मगर ये नहीं सोचा कि इसके पीछे शायद कुछ और सोच भी हो। अब जब हम नज़र दोहराते हैं तो लगता ऐसे है कि जब ये बात हुई होगी कि आर्मी चीफ की मीटिंग करनी है हमने प्रेसिडेंट के साथ, तो दूसरी तरफ से सवाल ये खड़ा होगा कि किस हैसियत में, क्योंकि जनरल साहब तो जनरल साहब है, एंड प्रेसिडेंट डजंट मीट आर्मी चीफ्स लाइक दिस, ही ओनली मीट्स हेड्स ऑफ स्टेट एंड ही ओनली मीट्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। तो किस सूरत में, तो शायद ये डिस्कशन हुई हो कि जैसे जनरल कियानी की एक मीटिंग हो गई थी प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, वो शेड्यूल्ड थी मगर नहीं भी थी। शेड्यूल्ड इस तरीके की थी कि ये गए थे मिलने के लिए अपने काउंटर पार्ट्स को, पेंटागन के और स्टेट डिपार्टमेंट के, और फिर इंतज़ाम ये किया गया था कि प्रेसिडेंट ओबामा जो है विल ड्रॉप इन, वो चलते चलते आ जाएंगे, अच्छा हेलो हेलो हाय हाय, और वहाँ जल्दी से 2 बातें हो जाएंगी। बिकॉज आर्मी चीफ लेके गए थे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी, एक ब्रीफ लेके गए थे
जो कि वो प्रेसिडेंट ओबामा को देना चाह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो यहीं से शुरू हुई होगी कि इज देयर एनी वे दैट आवर आर्मी चीफ कैन हैव एन इंटरेक्शन विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। मगर ये जब ये बात हुई होगी तो फिर मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ने के लिए हो सकता है ट्रम्प ने कहा हो कि मैं मिलना चाहूंगा, मगर ऐसे तो नहीं, ड्रॉप इन वाली बात तो नहीं, कोई लंबी बात भी हमने करनी है, तो इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो फिर मेरा ख्याल है ये फैसला हुआ कि अगर फील्ड मार्शल हो जाते हैं ये और वो एनएसए हो जाते हैं, तो फिर एक फील्ड मार्शल जो है इज ऑलमोस्ट लाइक अ हेड ऑफ स्टेट, ही इज एक्चुअली अबव एवरीथिंग एल्स। सो देन मे बी एक प्राइवेट मीटिंग हो सकती है विद द प्रेसिडेंट, एंड द प्रेसिडेंट कैन हैव अ लंचियन मीटिंग, बिकॉज उनको भी जरूरत थी हमारे आर्मी चीफ को मिलने की, और हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस करें, बिकॉज एज यू नो दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स एंड इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द आर्मी चीफ के वो सिर्फ चाइनीज लीडरशिप के साथ नहीं, अमेरिकन लीडरशिप के साथ भी इंटरेक्शन करना चाह रहे थे। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अननोन क्वांटिटी थे, और आसिम मनीर साहब भी अननोन क्वांटिटी थे फॉर द अदर साइड। सो आई थिंक इस किस्म की बात चली होगी, जहां फिर ये जाके बात बन गई कि उन्होंने कहा जी ठीक है हम इसको प्राइवेटली बुला लेते हैं फॉर लंच। इसीलिए आपने देखा कि किसी गाड़ी के अंदर झंडा लहराते हुए ये नहीं गए टू द पोर्च जहां वो उतरते हैं बाकी प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। ये ही वेंट अप द स्टेयर्स लाइक प्राइवेट गेस्ट्स डू, और अनऑफिशियल विजिटर्स। आपको याद नहीं है, मुझे याद है कि कारगिल के बाद जब नवाज शरीफ साहब मिलने गए थे टू प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑन जुलाई द 4th आई थिंक इट वाज, जब उनकी छुट्टी का दिन था, यहाँ इमरजेंसी थी, और नवाज शरीफ साहब भी सीढ़ियाँ चढ़ के गए और सीढ़ियाँ चढ़ के उतरे। और इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है कि जब उतरे थे तो बिल्कुल वहाँ 2-3 लोग ही थे उनको रिसीव करने के लिए, और ये गाड़ी में बैठे और बाहर गाड़ी सड़क पे थी एक किस्म की। सो मतलब है कि ये भी उसी किस्म की सिचुएशन थी। दे वांटेड टू हैव अ चैट बट इट नॉट एज हेड ऑफ स्टेट, बिकॉज ही इज नॉट हेड ऑफ स्टेट, बट एट द सेम टाइम एक कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करनी थी। हमारी तरफ से मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी अबाउट द सिस्टम दैट वी हैव, अबाउट इमरान खान की डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी एंड सो ऑन। एंड उनकी तरफ से भी मेरा ख्याल है कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, स्पेशली ये इंडिया पाकिस्तान वाली बात, क्योंकि जनरल साहब की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि ही इज अ गुड स्ट्रॉन्ग लीडर, उन्होंने मेरी बात मानी, सीज फायर किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है, मगर उनकी तरफ से मेरा ख्याल है और भी इम्पोर्टेंट डेवलप बात करनी थी, एंड आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट एज वी गो फॉरवर्ड कि वहाँ फिर क्या बातें हुई। इसीलिए जब आपने शुरू में तस्वीरें देखी तो उसमें मोहसिन नकवी साहब भी नजर आ रहे थे आपको, इंटीरियर मिनिस्टर, और बट बाद में जो खबरें आई हैं वो यही हैं कि लंच के ऊपर ये 5 लोग थे, 2 हमारी तरफ से FM साहब और DG ISI ऑब्लिक NSA साहब, और उनकी तरफ से तीन थे, आई थिंक द प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड देयर NSA सेक्रेटरी एंड द अदर जेंटलमैन जी, स्टीव विटकॉफ जी, फॉर मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव। जी जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टीव विटकॉफ का होना वहाँ मिडिल ईस्ट। माय सेंस इज एज वी गो फॉरवर्ड वी कैन आस्क मी, वी विल डिस्कस कि ये हुआ क्या। लेकिन उससे सो इट वाज क्वाइट प्लान्ड एंड एज दे वेंट अलोंग द प्लानिंग टुक प्लेस। ठीक, So that is how this came about. अच्छा, इसमें बहुत से पहलू सवाल बहुत से उठते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि इसकी महीनों से तैयारी थी, इस मुलाकात का पहले से तैयारी की जा रही थी, उस वक्त तो इतना इंटेंसिफाइड नहीं था ये ईरान इजराइल क्लैश भी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये मुलाकात किसकी ख्वाहिश पे आपके ख्याल में किसने फैसिलिटेट की होगी, इंतज़ाम और एहतमाम किसने करवाया, क्योंकि कहा जा रहा है कि गैर रिवायती ज़राए इस्तेमाल किए गए। जी आयशा, मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी तरफ से ये होगी इनिशिएटिव कि जी जैसे कियानी साहब के साथ एक मुलाकात हो गई थी उस वक्त के प्रेसिडेंट ओबामा की। अच्छा, मगर फिर वहां से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ इट वेंट ऑन एंड ब्लॉसम्ड इनटू दिस फाइनल मीटिंग। असल में मैं चाह रही थी इन अफवाहों पे आपका तबसरा कि ये मुलाकात सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुआवनत से करवाई गई है, उन्होंने कोई किरदार अदा किया, असल में ये बातचीत चल रही है। देखिए, वी डोंट नो दैट, बट बात ये है कि MBS हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसमें कोई शक ही नहीं है, एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है। आई डोंट नो कि MBS ने भी कहा हो कि मिल लें, हमें कहा हो कि मैं करता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हमारी भी मुलाकात होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में जरूर MBS को इन्होंने टच किया होगा। और भी हो सकता है इन्होंने 2-2, 3-3 चैनल चलाए हों
इनकी दूसरी चैनल भी तो है ना, वो चैनल जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जिसका ताल्लुक है, और बिलाल साहब जो है उनकी भी एक चैनल है ना, और वो भी तो ट्रम्प के साहिबजादे के साथ इन राब्ते में है। फिर ये तब बिजनेसमैन जो आते गए हैं हर लेवल पे, मेरा ख्याल है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है बिकॉज दे थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। और ट्रम्प ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया है जबकि ट्रम्प की बात, और इन्होंने सीज फायर जब हुई है तो उस वक्त ट्रम्प ने दो बातें कही। एक तो शुक्रिया अदा किया कि जी मेरी बात मान ली, दूसरा क्लेम किया कि मेरी वजह से ये हुआ है। अब आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ये ट्रम्प का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया जी। ट्रम्प कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो डीजीएमओ ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट कि हम जरा ट्रम्प के साथ राब्ते में रहे, और बाय द वे हम कामयाब रहे हैं। जो भी हमने किया है, इधर से भी आए, इधर से भी आए, ऊपर से भी आए, नीचे से भी आए, मल्टीपल फैसेटेड। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कितनी हमारी लॉबिंग कंपनीज जो हैं दे वर ऑपरेटिंग। तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट था लॉबिंग का, बिलाल का, एमबीएस का, प्रेशर हमने डाला हुआ था कि किसी तरीके के साथ हमारी मुलाकात हो जाए, मगर जो फाइनली जब ये हुई तो इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, व्हिच इज व्हाई एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। और हमारी तरफ से हैप्पीली वाह वाह मजा आ गया, और इंडिया की तरफ से उनकी वो तो मेल्ट डाउन हो गया वहां, तो ये होया कि साढ़े नाल हाथ हो गया जी, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अहम सवाल मेरे पास है, लेकिन जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये ताल्लुकात की 78 साल की तारीख में सबसे अहम मोड़ है। इससे पहले वाले मोड़ जब सेठी साहब हमें याद आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। मुझे ये बताएं, कहा जाता है देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, इज दिस लंच फॉर फ्री? देखिए देयर इज नो फ्री लंच, स्पेशली इन अमेरिका। अमेरिकन कल्चर में एक फ्री लंच है ही नहीं। इट्स ऑलवेज यू ओ मी, आई एम पेइंग अ डेट, दिस इज अ जॉब। तो अब बात यह है कि मुझे आज की खुशियों में जो कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही कि जी वाह वाह वी आर थ्रू, गुड टाइम्स आर अबाउट टू रोल। जैसे अमेरिका ने ज़िया-उल हक को सपोर्ट किया था, अयूब खान को सपोर्ट किया था, मुशर्रफ को सपोर्ट किया था, और अभी भी बातें ऑलरेडी 2030 की होनी शुरू हो गई हैं कि 2030 में पाकिस्तान जो है वो यहाँ होगा और वहाँ होगा, और मैं यहीं होऊंगा टू टेक इट थ्रू। ये बातें हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसी किस्म का इस वक्त एक माहौल बन रहा है या बन चुका है। मगर हमेशा मेरी कोशिश है कि याद दिला दूं मैं इनको हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना बड़ा खतरनाक बात है, मगर दुश्मनी करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, या दुश्मनी करना बड़ी खतरनाक बात है और दोस्ती करना तो और भी खतरनाक, मोहलिक इस किस्म की बात जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही है। तो अब बात यह है कि अमेरिका दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती। अयूब खान साहब जब गए थे 1960s मिड 60s में, और उनको फील्ड मार्शल थे और उनको कांग्रेस के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, और उन्होंने किताब लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक। मगर एक्चुअली विद अमेरिका इट डजंट वर्क, देयर आर नो फ्रेंड्स, अमेरिका इज द ओनली मास्टर। एक प्रेसिडेंट आए या दूसरा आए, अमेरिका इज ओनली द मास्टर। और ये भूल जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट्स, कुछ गलतफहमी हो जाती है या खुशफहमी हो जाती है कि मैंने बड़े पर्सनल ग्रिड बना लिए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। इट डजंट वर्क, इट्स टू बिग एंड टू मच ऑफ अ ग्रेट पावर, देयर आर नो फ्रेंडशिप्स, देयर आर ओनली इंटरेस्ट्स, एंड बियॉन्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ अमेरिका देयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसकी एक टर्म दो टर्म्स उसकी अपनी पॉलिसीज होती। सो आई थिंक इन दिस केस टू वी शुड नॉट फॉरगेट कि ट्रम्प के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड हाउ ही मीन्स टू अचीव दोज। उसमें अगर हमारे थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं तो गुड, मगर अगर ट्रम्प के ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मान के आते हैं उनसे, क्या कमिटमेंट करके आते हैं और क्या नहीं करके आते, बिकॉज ट्रम्प ने बड़ी खरी बात की होगी वहां। अब वो मैं तो नहीं था, ना ही मेरी चिड़िया वहां तक पहुंच सकी, मगर पहुंच जाएगी एक दिन,
जहाँ करीब जवाब मुझे मिल जाएगा, मगर मैं स्पेकुलेट जरूर कर सकता हूँ। तो अगर आप पूछना बिल्कुल चाहें सिट तो साहब, मैं स्पेकुलेट। हाँ, मैं असल में आपसे ये जानना चाह रही थी कि उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की और सवालों के जवाब दिए, उनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? उन्होंने ताउन मांगा होगा पाकिस्तान से या मशवरा मांगा होगा, एक्सपर्टीज मांगी होंगी? क्योंकि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल के ओहदे तक एलिवेट हुए उस जंग के बाद जो चाइना के ताउन से जीती गई फ़ज़ा में। अब कहा जा रहा है कि इसमें चाइना डिस्कस हुआ होगा, काउंटर टेररिज्म डिस्कस हुआ होगा, क्रिटिकल मिनरल्स डिस्कस हुए होंगे, और इसके अलावा कश्मीर पे भी शायद बात हुई हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो 45 मिनट से लेकर 135 मिनट तक चलने वाली मुलाकात में क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई होंगी, और पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा अमेरिका से, और अमेरिका ने क्या मांगा होगा? देखिए, हमारी तरफ से तो ऑब्वियस है ना कि हमने क्या कहा होगा। हमने कहा होगा कि देखिए, ये हम टेररिज्म से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, टेररिज्म को, ये इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, इनको समझाएं, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेररिज्म। हमने बंद कर दी है FATF वगैरह वगैरह। कश्मीर इज एन आउटस्टैंडिंग इशू, अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, वंडरफुल, इट्स अ परफेक्ट वे टू गेट द नोबेल प्राइज। थोड़ी सी ये भी दाद भी दे दी होगी कि करो, कुछ करो, ब्राइब किस्म की जी नोबेल प्राइज। मगर मुख्तलिफ ना छोटी मुलाकात है ना, ये कोई लंबी तो नहीं है 4 दिन की, तो यू हैव टू रेज द पॉइंट्स एंड मूव ऑन। तो कश्मीर की बात भी हमारी तरफ से हुई होगी, एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म हमने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादातर ऐसे नॉड किया होगा, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद कश्मीर की बात की होगी, यस, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। कोई उससे कमिटमेंट नहीं की होगी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर सुन ली होगी, हाँ हम, हाँ, इंडिकेटिंग कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू, बट नॉट इन सो मेनी वर्ड्स। मैं तो चाहता हूँ, बट यू नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो वील सी एज इट गोज। ऐसे डिप्लोमेसी में बात होती है, कोई कमिटमेंट नहीं होती, बट यू इंडिकेट लाइंस। इसी तरीके के साथ वो रेयर मिनरल्स की बात हमने की होगी कि वी आर रेडी, आप आए, अमेरिकन ये तो नहीं कि आप आए, अमेरिकन फॉरेन इन्वेस्टर्स को भेजें, वी आर रेडी। हमने तो कानून भी बना लिए टू फैसिलिटेट ऑल दिस, तो प्लीज आप आए। क्रिप्टो करेंसी की भी बात कर दी होगी, हमने तो पहला कदम भी उठा लिया, अभी तो किसी और ने नहीं किया, हमने तो कर लिया। वी आर ऑल, हम तो चाहते हैं ये हो, ये तो नहीं कहना ना कि आपके बंदे आए या आपका भी कोई जाती इंटरेस्ट हो। इसी तरीके के साथ आपने जो जिक्र किया, जो कि जी हमारा कोई इंडिया के साथ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, वीड बी हैप्पी, और इंडिया को रिस्ट्रेन करें, क्योंकि इंडिया ने जो नई डॉक्ट्रिन बनाई है, ये सारी बातें जो है ना, ये 10-5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, या 10-15 मिनट के अंदर, ये हमारी तरफ से ये बातें सारी 1 2 3 4 5 6 ये बातें हो जाती हैं, ठीक। और ये कि हमारा सिस्टम अब स्टेबल हो गया है, हम आइन के मुताबिक सब कुछ है, हमारी जुडिशरी साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन तकड़ी है, पार्लियामेंट चल रही है, एंड वी आर इन चार्ज एंड वी आर फाइन, स्टेबल, पाकिस्तान स्टेबल है। इसीलिए तो IMF भी आ गई है, वर्ल्ड बैंक भी आ गया, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सो ऑन। और ये सारी बातें आपने कर दी होंगी टू गिव अ रोजी पिक्चर एंड ऑल्सो टू वेलकम इनिशिएटिव्स बाय ट्रम्प। अब ट्रम्प ने क्या कहा हो, ट्रम्प का क्या इंटरेस्ट इस वक्त, क्या इंटरेस्ट था? एक तो ये था कि अभी उनके लिए इंडिया प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कोशिश एक और चालाकी की थी अभी, जो मैंने सुना है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट कर लिया था कि आप आ जाए। ये नहीं, लंच पे नहीं इनवाइट किया, मगर उनकी शायद कोशिश ये थी कि अगर नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस का चक्कर लगा ले तो एक्सीडेंटली पकड़ के, हाथ पकड़ के ना, तो ये ले जाएंगे और बैठा देंगे और कहेंगे लो देखो मैंने बैठा दिया सबको इकट्ठा, और एक और ड्रामा कर देंगे। तो मेरा ख्याल है इंडियंस को पता था कि इस किस्म का ड्रामा शायद कर दे, और इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी ने नहीं गए। मगर इससे भी ज्यादा अहमियत ये थी कि नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा ओपनली अब कह दिया कि भाई साहब, आप ये कहते फिरते हैं आपने सीज़फायर कराया, आपने नहीं कराया। आप ये कहते फिर, हमने खुद किया है, हमने डायरेक्ट बात करके पाकिस्तान के साथ दोनों ने मिलकर ये किया, आपका कोई रोल नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जी आप कहते फिरते हैं कि ट्रेड के ऊपर तो बात ही कोई नहीं हुई, आपने कुछ कहा था, मैंने तो आगे से कहा ही कुछ नहीं जी। तो उन्होंने तो इसके जो 3 सेंट्रल प्लैंक्स थे कि कश्मीर की बात, केड़ी कश्मीर की गल, ट्रेड कोई ट्रेड तुसी गल कीती, असी तो गल ही नहीं कीती, एंड थर्ड ये सीज़फायर आप कैसे कहते हैं आपने करवाई है। ठीक है, आपकी और हमारी एक दफा बात हुई है, और हमारे जयशंकर साहब की भी बात हुई है, मगर मतलब है कि दिस वाज एक्चुअली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वो तो
अमेरिका को किसी किस्म की क्रेडिट नहीं देना चाहते। जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है आयशा कि उन्होंने ये वक्त लगाया है ये बयान देने में, ठीक अभी है। तक नहीं दिया था। ट्रंप हर रोज कहता था, 8 दफा 9 दफा उसने ये कहा है। ये इधर से रिपब्लिक टीवी तो लगा हुआ था, जी। मगर नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा था, चुप थे वो। नहीं आ रहा अब मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि अब कि बोलना चाहिए कि इन्होंने तो आसिम मुनीर को खाने पे बुला लिया और हम बैठे हुए यहाँ, और हमारी यहाँ घर के अंदर ठीक ठाक लिथरॉल हो रहे हैं। जी। लोग कह रहे हो तुसी कीता की आप तो फारग हो गए, ट्रंप ने तो आपको काचू मार दिए, आप तो कुछ और कह रहे थे तो वो तो कुछ और कह रहा है और आप तो आउट हो गए। तो अब नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए इज हैड टू टेक दिस लाइन, तो उसने तो इसीलिए वो गया भी नहीं। और ट्रंप की ये कोशिश थी कि अभी भी आ जाए तो मैं कोई खड़ा होकर जल्दी से तस्वीरें खिंचवा लूं, मैं दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं और ओ देखो जी मैं ले आया हूं इन दोनों को, एक और दफा के नोबेल। तो ये ड्रामे वो करता है, बट नहीं कामयाब हुआ। बट डेफिनेटली हमें जो उसने पैगाम दिया है, अब मैं उसकी तरफ जाता हूँ जी। आई थिंक उसने आपको बताया है कि हम नहीं इजाजत दे सकते टू मेक अ न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वी आर टू फार कमिटेड, और हम जंग नहीं चाहते ईरान में, मगर ईरान अगर हमारे टारगेट्स को अटैक करेगा तो फिर हम वी विल अटैक, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। हम आपको ये बता रहे हैं अच्छा कि, और वही बात जो पब्लिक में वो कहता है मैंने अभी फैसला नहीं किया, मगर सारे हथियार और जहाज और सब कुछ भेज दिया वहां लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए जी। और अभी सिर्फ ये इतनी बात पे रुका हुआ है कि कह रहा है कि हम करेंगे उनके अटैक ऑन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम नहीं रखेंगे, मगर अगर उसके बाद ईरान ने हमें अटैक किया हमारे बेसिस को या हमारे 7-8 मुल्कों के अंदर जो हमारे एसेट्स हैं, तो फिर वी विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व। अभी तो वो सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर अगेंस्ट ईरान नहीं कर रहे, अभी दे मे गेट इन्वॉल्व इन द वॉर अगेंस्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम, व्हिच मींस कि वो जो 2-3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको हैवी B2s के साथ अटैक करे और इजराइल को और भी फैसिलिटीज दे कि वो कंटिन्यू करे देयर अटैक्स ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इसीलिए वो टैंकर्स भेजे हैं वहां और इसीलिए कुछ और फाइटर जेट्स भेजे हैं ताकि इजराइली जो है वो खुद कर सके एंड अमेरिका उनको फैसिलिटेट करे, बिकॉज आप छुपी हुई बात तो नहीं है, अमेरिका इज एडिंग इजराइल विद वेपन्स और पूरी लिस्ट है द वेपन्स दैट अमेरिका इज गिविंग देम और अभी दे रहे हैं, एंड आल्सो दीज रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो उन्होंने भेजे। तो इसका यही मतलब है कि बेसिकली फर्स्ट स्टेज द इजराइलीज विल यूज देम टू नॉक आउट, एंड अगर ईरान ने अटैक किया ऑन एनी अमेरिकन इंटरेस्ट इन एसेट्स, कोई भी एक आध मिसाइल भी चली गई, डोनाल्ड ट्रंप विल यूज दैट एक्सक्यूज टू गो मूव इट डायरेक्टली, एंड दैट इज द थ्रेट। और पाकिस्तान को ये कहा है कि आई नो कि देखो ना ये क्या कर रहे हैं, ये है वो है, और आपको भी हम बता रहे हैं कि दिस इज दैट मोमेंट वेयर वी नीड आवर फ्रेंड्स टू स्टैंड विद अस। ये नहीं कहा कि यू नो इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस, ये बात उस लेवल तक नहीं कही, मगर इशारा वही है, इशारा वही है कि देखिए उसकी वजह टाइम है या बात नहीं। मुझे ब्रेक का काफ़ी देर से कहा जा रहा है, मैं चाह रही हूँ कि इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है कि ईरान की बाबत क्या मुतालबात पाकिस्तान से किए गए होंगे, तो थोड़ा सा हम इसमें सस्पेंस रखते हैं क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया दिलचस्पी से देख रही है सारे मामले को। ईरान मोहतात रद्द-ए-अमल दे रहा है, तो दूसरी तरफ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी हमले की इजाज़त देने के मुतालिक, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है। ये भी एक अच्छा शगुन है कि वो भी मोहतात चल रहे हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सैयद साहब, आप बता रहे थे कि ईरान से मुतालिक पाकिस्तान से क्या कहा गया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट कोई इसका पहलू आप बताने वाले थे, तो सबकी निगाहें इसलिए भी हैं कि ईरान से मुतालिक अमेरिका क्या चाह सकता है पाकिस्तान से? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए आपने एक बात देखी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी काफी स्ट्रॉन्ग आवाजें आई हैं अगेंस्ट इजराइल। हमारे अपने मिनिस्टर्स हैं और कुछ नून लीग के लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है। मेरा ख्याल है ये नोट की जा रही होगी, बिकॉज और नोट इजराइल करता है और फिर आगे पास ऑन करता है कि ये ना हो कि ये जो आवाज़ें स्ट्रॉन्ग आ रही हैं ये कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे फॉर अमेरिका, एंड सो देयरफॉर आई थिंक इस किस्म की भी हिदायत दी होगी इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे कि
इस वक्त हम जो करने जा रहे हैं उसकी ये जस्टिफिकेशंस हैं और हम आपको बता रहे हैं वी टेकिंग यू इनटू कॉन्फिडेंस एंड वी एक्सपेक्ट दैट क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है तो वी एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, नंबर वन। नंबर टू, हम तवक्को ज़्यादा नहीं करते कि हम आपसे कुछ इमदाद चाहते हैं, बट वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस वर्बल और अदरवाइज, बिकॉज देन वील सी हमारे दोस्त कौन है और कौन नहीं है। अभी हमने फैसला नहीं किया, मगर अगर हम करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे। इस किस्म की बात की होगी टू गिव अ क्लियर इंडिकेशन टू द टू जनरल सिटिंग देयर कि ज़रा ये जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको ज़रा रोकें। नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट इशारा यही होगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं। ख्वाजा आसिफ का रिकॉर्ड पे है सेठी साहब, और वो रजा पहलवी को निशाना बना रहे हैं जो वहाँ रजीम चेंज के मौजू उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं कि रजीम चेंज के लिए पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है ईरान में? देखिए, ये तो उसने नहीं कहा होगा कि हम रजीम चेंज के लिए जा रहे हैं, मगर सबको पता है कि दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, कि रजीम चेंज इज़ द ऑब्जेक्टिव। उसके बगैर अमेरिका एंड इजराइल कैन नेवर रेस्ट अश्योर्ड कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा एंड सो ऑन। देखिए ना, उनका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने रजीम चेंज हर जगह पे करा दी है। उन्होंने लिबिया में करा दी है, उन्होंने सीरिया में करा दी है ठीक, उन्होंने पैलेस्टाइन के अंदर कराने की कोशिश की है, एलिमिनेट करने की कोशिश की है एंड सो ऑन। तो अब वो वक्त तो था कि अब ईरान में दे वांट रजीम चेंज इन ईरान, बिकॉज उनका ख्याल था कि ईरान ये सब चीज़ों के पीछे है एंड दैट वाज अ फैक्ट। ए प्रॉक्सीज थी इन मेनी वेज फॉर ईरान, तो इसलिए ईरान वाज द अल्टीमेट टारगेट। एंड आई थिंक अभी वो सब अब सबको, क्योंकि उनके बड़े असासे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, और अगर ईरान ने उन असासों को अटैक किया तो फिर और भी मसला बन जाएगा, बिकॉज वो सारे असासे जो है इनके मुस्लिम ममालिक में हैं। तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा अगर सऊदी अरेबिया या यूएई या कुवैत या बहरीन या कतर इन चीज़ों के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया, बिकॉज अमेरिकन एसेट्स हैं वहाँ। तो देन वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि हम कहाँ खड़े हैं फिर, अगर सारे ये सब के ऊपर ईरान अटैक करता है और फिर काउंटर अटैक आती है तो फिर वेयर आर वी, हम कहाँ स्टैंड। तो आपको याद होगा कि एक वक्त था जबकि एमबीएस ने हमसे इमदाद मांगी थी अगेंस्ट द हूथीज जी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी आखिरी स्टेजेस, और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था कि सऊदी अरेबिया को हम ना नहीं कर सकते, मगर इमरान खान साहब बाहर बैठे हुए थे और उनका बड़ा सख्त प्रेशर था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इन्वॉल्व हो जाएं। और पार्लियामेंट के अंदर काफी शोर पड़ा तो मियाँ साहब पीछे हट गए, और वो एमबीएस ने वो बात भूली नहीं। उसको ये भी याद था कि मियाँ साहब पीछे हट गए, ये भी याद था कि इमरान खान ने पीछे हटवाया था। तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना। और ये भी मैं आपको कह दूं कि नून लीग के जाती तौर पे जो शरीफ फैमिली के जो तल्लुकात थे पहले सऊदी रेजीम के साथ, उसके सब तल्लुकात नहीं है इनके एमबीएस के साथ। वो पहले जो तल्लुकात थे विद द अर्लियर रेजीम, अर्लियर रूलिंग फैमिली, वो उस किस्म के नहीं है इधर, और इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं और इश्यूज भी हैं। बहरहाल एनीवे, सो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इस किस्म की बातें हुई होंगी वहाँ, क्लियर इंडिकेशंस दी गई होंगी ट्रम्प साइड। अब हमने क्या कहा, मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसी बात कर सकते थे जिसके साथ जो वो कह रहा था उसको हम डिनाई करते। हमने सुन ली होंगी, कहीं हमने हाँ में हाँ मिला दी होगी, कहीं रीअश्योरेंस दे दी होगी, और कहीं चुप कर गए होंगे सुन के, ताकि ये रिकॉर्ड पे ना आए। कोई ऐसी बातें भी होती है, बट एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न, उसने जो भी पैगाम देना था वो दे दिया होगा। ये सारे जंग के जो थिएटर है, इसके अंदर आर्टिलरी शेल्स और मिसाइल्स का शॉर्टेज है ना सब साइड्स में। यूक्रेन गवर्नमेंट के पास भी, सोवियत यूनियन में भी, पाकिस्तान में भी इतने नहीं है, और ईरान में भी। कल को ये हो सकता है ईरान टर्न्स टू पाकिस्तान से हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम देंगे या नहीं देंगे? देते हैं तो अमेरिका जो है उसको पता चल जाएगा आपने दिया है, तो फिर आसमान गिरने की इम्कान होगा आपके ऊपर। और अगर आप नहीं देते तो फिर ईरान इसको कभी नहीं भूलेगा। तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं। यू विल बी पुट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वन वे और द अदर। तो अब क्या है कि आप इसराइल के खिलाफ तो बहुत बातें कर सकते हैं,
मगर जब अमेरिका कोई एक्शन लेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस में जो छोटी मोटी आप बात कर सकते हैं अलॉन्ग विद दी अदर्स, वो करेंगे, बस इससे ज्यादा आप नहीं कर सके। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग मैं समझता हूँ दिस मीटिंग विल टिल्ट द बैलेंस इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। मगर वो बात की बात है, अब देखना ही है कि हम इसको हैंडल कैसे करते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, बिकॉज ऑलवेज अमेरिका के साथ सब के साथ बैठना जो है उसके बहुत हेवी कॉस्ट्स होते हैं, एंड इवेंचुअली अमेरिका जब काम अपना करवा लेता है तो उठ के चला जाता है। ये एक दफा नहीं, 3 दफा आपके साथ हो चुका है। सो नाउ वी आर इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। मगर अच्छी बात है कि एक मुलाकात हो गई है, कुछ क्लियर हो गई है बातें एंड सो ऑन, और सो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ। ठीक है, और इसके और भी बहुत सी डायमेंशंस हैं, लेकिन क्या कोई खुफिया डायमेंशन भी है इस मुलाकात की जो अभी तक बताई नहीं जा रही या छुपाई जा रही है? इस पर बात करेंगे सेठी साहब से एक ब्रेक के बाद। सेठ साहब, मुलाकात ज़ेर बहस है, दूसरी तरफ टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं और रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान भी राब्ता हुआ है, और पुतिन ने यह भी बताया कि ईरान ने रूस से फौजी मदद की दरख्वास्त नहीं की। आपने कहा कि अगर ईरान पाकिस्तान से मदद चाहेगा तो मुश्किल, पाकिस्तान एक टफ सिचुएशन में होगा। मीनवाइल ये मुलाकात और ईरान जंग में रशिया और चाइना का किरदार, कीपिंग पाकिस्तान इन व्यू एज वेल, आप डायसेक्ट कैसे करते हैं सिचुएशन को? यह बड़ी मुश्किल सिचुएशन है फॉर एवरीवन, पाकिस्तान के लिए स्पेशली। देखिए, जब ये मुलाकात हो रही है, अब मुझे नहीं पता टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तानियों ने चाइनीज को इन कॉन्फिडेंस लिया है कि नहीं लिया। मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि लिया होगा, कि हम चाह रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ मिलें एंड वी आर कीपिंग यू इन्फॉर्म्ड, और हम ये इश्यूज खड़ा करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि अगर इनको मौका मिलेगा तो जो भी बातें वहाँ हुई हैं, दे वुड बी वेल एडवाइज्ड to convey all that to the Chinese। इस वक्त आप बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़े, इस तरफ चाइना की आप हेल्प ले रहे हैं फॉर योर सिक्योरिटी एंड फॉर योर डिफेंस, उस तरफ आप अमेरिका की हेल्प ले रहे हैं फॉर योर रिसोर्सेज, फॉर योर इकोनॉमिक वेलबींग। तो यू आर डिपेंडेंट ऑन बोथ, और अगर आपसे गलती होगी ना, एक टिल्ट इधर चली गई या उधर चली गई, तो यू विल लूज द ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ द अदर। और स्पेशली जब अमेरिका और चाइना जो है, दे आर not just competing, they are in confrontation at some level or the other। तो मैं ये समझता हूँ कि this is a very dangerous situation, sensitive and dangerous, and it will depend on आप कैसे ये समुंदर जो है, इसके जो तूफान इसमें जो खड़ा हो रहा है, उसको कैसे आप ट्रेवर्स करेंगे। बड़ी सटलिटी रिक्वायर होगी, बैलेंसिंग एक्ट्स रिक्वायर होंगे, कॉन्फिडेंसेस लेने की जरूरत पड़ेगी, और बड़ा तरीके के साथ डिप्लोमेटिकली आपको स्टेयर करना पड़ेगा। यू डोंट वांट टू antagonize Iran. You don't want to antagonize China. You don't want to antagonize America. America wants some support from you. China does not want you to tilt over towards America. And Iran wants as much support as it can get from you. अभी आपने देखा नहीं, ईरान की पार्लियामेंट के अंदर आपकी तारीफें हो रही थी। जी, शुक्रिया तो पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है, इसराइल के अंदर उसको कैसे देखा जा रहा था, या अमेरिकन व्हाइट हाउस में उसको कैसे देखा जा रहा था? So, you know, these are all things that you have to be very careful about. So I think keeping the Chinese informed, in confidence, and keeping the Americans a little bit at arm's way without sort of pushing them away will require a lot of dexterity. अच्छा, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का तो जो मंतकी हल वो यही दिखाई देता है कि किसी तरह से जंगबंदी हो जाए। सेठ साहब, तबसरे ये भी आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा इरादा रखते थे कि वो इसराइल का साथ देंगे और जंग में कूद जाएंगे, लेकिन इस मुलाकात ने थोड़ा डाइवर्ट किया या उन्हें सोचने पे मजबूर किया, जिसके बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर की भी तरदीद कर दी। डू यू थिंक कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा कोई मशवरा दिया गया होगा या ऐसी कोई बात की गई होगी? मीनवाइल जो फ्रांस का, बरतानिया का इस सिलसिले में किरदार है, जर्मनी का इस सिलसिले में किरदार है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? किस तरह से बादल डिफ्यूज हो सकते हैं सिचुएशन के कि जंगबंदी की तरफ बात जाए? 1-2 दिन में आप समझते हैं कि कोई फैसला कौन पेशरफ्त होगी? देखिए, ईरान का कहना है कि अगर वो मीटिंग हो जाती ट्रंप के साथ तो शायद वो अग्री कर जाते हैं ना फॉर्मूला दैट सेटिस्फाइड बोथ, मगर वो मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद इजराइल ने सबटाज कर दिया उसको 1 दिन पहले। और डोनाल्ड ट्रंप को पता था, उससे सपोर्ट किया। अभी भी सिचुएशन उसी किस्म की है। डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, पुश कर रहा है राइट टिल द एंड कि हम आ रहे हैं,
फिर भी नहीं, अभी आया नहीं, मगर कह रहा है हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उधर से कह रहा है यूरोपियंस को, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी कहा होगा कि आप उनको समझाएं, टाइम अभी भी थोड़ा सा रह गया है कि जो हम कहते हैं वो कंसीड कर दें, नहीं तो फिर वी विल गो फॉर वॉर। और इसीलिए यूरोपियंस भी डेस्परेट हो गए, वो भी नहीं चाहते, नोबडी वांट्स वॉर। ट्रम्प की अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली, वो भी नहीं चाहती वॉर हो, ट्रम्प खुद नहीं चाहता। मगर एट द सेम टाइम ट्रम्प जो है वो चाहता है जो कुछ भी हो वो ऐसे लगे कि ट्रम्प की कामयाबी है, ट्रम्प की सक्सेस है, नॉट इजराइल सक्सेस और ईरानियन सक्सेस। तो इस कश्मकश में डिप्लोमेसी भी एक तरफ चल रही है, वॉर भी चल रहा है, और फर्दर अमेरिकन इंटरवेंशन की भी बात हो रही है। वो लेके आ रहा है राइट टू द ब्रेक। अब ये जो सारे जहाज भेज दिए हैं और ऑयल टैंकर्स भेज दिए, जाहिर है कि अगर ये ना भेजता तो शायद इतनी बड़ी थ्रेट ना होती। वो भेज दिए उसने, दे आर ऑन स्टैंड बाय। किसी वक्त वो बटन दबाएगा और द B2s द बंकर बस्टर्स, या उससे पहले एक और राउंड इजरायली से करवा दे टू पुट मोर प्रेशर ऑन ईरान एंड सो ऑन। रहबर आला को टारगेट कर सकते हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए सेठी साहब? यस, बिल्कुल कर सकता है। ये तो अब मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को भी कहा हो कि यूज योर गुड एफर्ट्स टू परसुएड द इरानियंस कि हमारे साथ पंगा ना ले, जो हम कहते हैं बात मान जाए, नहीं तो फिर आई विल हैव टू कम इनटू द वॉर। तो ये बातें चलती रहती है। अब क्या पाकिस्तान विल एंड अप प्लेइंग रोल? आई डोंट थिंक इट कैन। देखिए टर्की जैसा मुल्क भी कांट प्ले अ रोल, वो भी अपना सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। ठीक वो तो वो कहते हैं कि शायद हम उनकी बारी आएगी, पहले ईरान, फिर उनकी बारी आ जाएगी, फिर पाकिस्तान की बारी आ जाएगी। लोग तो वहां तक पहुंच गए। अगर अभी ईरान के अंदर क्या होने जा रहा है, दैट्स अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। अगर वो ये रिजीम चेंज से कम नहीं सेटल करते तो देन माय सेंस इज दैट दिस वॉर विल कंटिन्यू एंड यू विल सी अमेरिकन असिस्टेंस टू वेरियस ऑपोजिशन ग्रुप्स एंड आल्सो टू सेसेशनिस्ट्स, बिकॉज सेसेशन के तो कुर्द भी हैं, बलोच भी हैं, और लेफ्टिस्ट भी हैं, और छोटे मोटे एनक्लेव्स के अंदर भी आज़ादी की तंजीमें हैं वहाँ। तो अगर ईरान को उन्होंने फैसला ये किया कि रजीम चेंज भी करनी है और फिर पार्टीशन भी करना है ताकि ये खत्म ही हो जाए इतना बड़ा ईरान का जो इश्यू है, और इसको घेर लिया जाए विद अदर स्टेट्स, तो उससे तो आपको बलोचिस्तान भी है, ईरानियन बलोचिस्तान, सिस्तान वाली बात भी है, फिर कुर्दों का इशू है, और टर्की पागल हो जाएगा, इधर पाकिस्तान पागल हो जाएगा। मतलब है कि दीज आर ऑल थ्रेट्स दैट आर फेसिंग ईरान, एंड अगर ईरान स्प्लिंटर होता है तो फिर ये टर्की एंड पाकिस्तान कैन नॉट रिमेन अनअफेक्टेड। और फिर ये कि अगर यहाँ आके रजा पहलवी जैसा बंदा एक अमेरिकन रिजीम यहाँ आ जाती है तो देन आई एम अफ्रेड थिंग्स कैन गेट वेरी रफ फॉर द नेबरहुड। इट कैन बिकम अ स्टेजिंग पॉइंट फॉर मेनी थिंग्स, जैसे शाह ईरान के जमाने में था। जी ठीक है, वो आपने समोदी आखिरी कमेंट में सिचुएशन को आलमी सतह पर जो खलबली मची है उसके तनाजुर में प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और फील्ड मार्शल के दरमियान होने वाली मुलाकात के मुहर्रकात और मुज़मरात क्या हैं, ये तबसरा आपने जाना। सेठी साहब का कोई सवाल आपके जहन में हो? आने वाले शोज़ में इसके और डायमेंशंस पर भी होती रहेगी बात। अगले प्रोग्राम में